कब कौन से ईस्वी में जैसे बंगाल में अलीवर्दी खान अपने आप को इंडिपेंडेंट? देखो ये जो है ये 1730 से 1740 के बीच में सब अलग हो गए। 1740 के बीच में इन सब को जब अलग से हम पढ़ाएंगे, अभी अलग से ये सब अवध अलग से चलेगा, नवाब वो क्या नाम है वो बंगाल अलग से चलेगा, और वो चलेगा क्या नाम है हैदराबाद का निज़ाम। तब उसमें हम क्लियर करेंगे कब कब किस तरह से आज़ाद हो गए सब। अब ये मान के तो 30 से 40 के बीच में ये तीनों के तीनों स्वतंत्र हो गए। क्लासिक का रीजन कुली खान से ही स्टार्ट हो गया था। हाँ, अली कुली खान से। अली कुली खान है, अली वर्दी खान नहीं सर, उससे पहले कोई मुर्शिद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान, तो मुर्शीद कुली खां पहले नहीं, मुर्शीद कुली खां ही मुर्शीद कुली खां का ही तो ये थी, वो था नाती था। अलीवर्दी खान से सिराजुद्दौला है। हाँ, मुर्शीद कुली नहीं, अली वर्दी खां का नाती था ये, क्योंकि वो निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थे, केवल बेटियां थीं, तो उसी में अली वर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला। हाँ, 1756 में 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई, और उसी समय जो है तुरंत शासक बना, और एकदम लौंडा था, कोई अनुभव इसके पास था नहीं, तो उसको जो अलग से हम देखेंगे वो सारी चीज़ें हैं। चलिए, अगला शासक है शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय तृतीय शाहजहां द्वितीय अभी देखी नहीं, एक उपाधि लिया है। रफीउद्दौला क्या था, शाहजहां द्वितीय था, तब तृतीय आ गया। 1758 से 1758 से 59। ये कुछ कर और नहीं पाया, बस किसी तरह से आया था। अगला शासक आता है शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में कुछ लिखना नहीं, बस एक क्रम में रख लो कि ये भी एक साल के लिए शासक बने थे। शाह आलम द्वितीय से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, लेकिन क्रम जानने के लिए इनको बीच में रख लिया गया। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। सत्रह सौ उनसठ से 1806 तक शासन किया इसने। 1759 से 1806 ईस्वी तक इनसे क्वेश्चन खूब बनता है, इनके शासन काल में बहुत कुछ हुआ। चलिए, इनका मूल नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम, शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। अली गौहर। पानीपत का तृतीय युद्ध एवं बक्सर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। हाँ, तृतीय युद्ध 1761 एवं बक्सर का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम, बंगाल का नवाब। 1764। मीर कासिम की मुजफ्फर। मीर कासिम बंगाल का नवाब। एक बार ये खटा था, उसके बाद तुरंत नहीं तो मीर जाफर को हटाने के बाद मीर कासिम आया ना, तो मीर कासिम में लड़ा था सेनापतित्व किया। उसको हटा के फिर मीर जाफर बुलाया। हाँ, तो उसके बाद मीर जाफर बुलाया सर, उसके बाद फिर खुद ले लिए। फिर ले लिए सर। भारतीयों के आंख में धूल झोंकना था कि शासन आप ही का नवाब कर रहा है, लेकिन शासन कौन कर रहे थे? अंग्रेज। उसी समय द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट आया था। कौन लाया था? क्लाइव लाया था।
चलिए, यहाँ तक पढ़ाए हैं? नहीं सर, ये सब नहीं पढ़ाए हैं? सर वो सीधे कांग्रेस बनाया है, सीधे कांग्रेस बनाया है। ये तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें क्लास 8 वाले में। बच्चों के दिमाग में ये नहीं बनाया कि मानो कैसे जो है भारत गुलाम हुआ। सर वो भी क्या कह रहे थे कि हम लेकिन सही बात है, उन सब टीचरों के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि पीरियड का अभाव। अब मान लो हम तो आते हैं फुकुंदू से नौकरी करने, अब फ्रीयों में पढ़ा देंगे तो चल जाएगा। अब वो बेचारे आते हैं गोरखपुर से, अब वो फ्री में पढ़ाने गोरखपुर से कोई आएगा? हमारा 2 पीरियड लगता है, लेकिन फिर 1 पीरियड का ही पैसा मिलता है। उन लोगों का 2 पीरियड लगता है तो भाई मजबूरी है 2 पीरियड। नहीं तो गोरखपुर से जो आदमी आ रहा है, ये जो दिनेश सर हैं, ये कहीं जॉब भी नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है जितना पैसा उतना ज्ञान, यही है ना। हमारे साथ ये है कि मान लो कि अब जाके वहाँ पे बैठे रहेंगे महिला कल्याण में, इससे बढ़िया यहीं पे बतिया लें, बतिया करना है। वहाँ पे जाके बतियाते ही यहाँ भी बतिया ही रहे हैं। बस यहाँ पे है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बात होती है। चलिए, ये दोनों महत्वपूर्ण युद्ध किसके काल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय काल में। 1761 का जो युद्ध है, 1764 के युद्ध जो भारत के भाग्य के लिए कैसे थे? 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, यह सिद्ध किया कि कौन नहीं, कौन राज नहीं करेगा, कौन शासन नहीं करेगा, कौन राज नहीं करेगा। अब मात्र 3 साल में ये डिसाइड हो गया कि अब कौन राज करेगा भारत में। बक्सर का युद्ध डिसाइड कर दिया कि अब भारत का शासन कौन करेगा, क्योंकि 3 शक्तियां बक्सर में हारी थीं। ये स्वयं हारा था। 3 लोग मिलकर बक्सर लड़ रहे थे, मुगल बादशाह, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, अपने यहाँ का नवाब भी लड़ रहा था। 3 शक्तियाँ, अर्थात पूर्वी भारत अर्थात बंगाल नवाब वो लड़ रहा है, मध्य भारत अवध का नवाब है और बाकी जो बचा है उसका तो सम्राट है मुगल बादशाह। ये तीनों शक्तियाँ हार गई बक्सर के युद्ध में। तब ये डिसाइड हो गया कि अब शासन भारत पे अंग्रेज ही करेंगे। लेकिन 61 में डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन शासन करेगा। 57 वाले में तो समझ में आ रहा है कि उसमें ये मीर जफर सिराजुद्दौला से धोखाधड़ी कर दिया। हाँ, 64 में क्या हुआ था? सेना 300 की जाती होगी। हाँ, अयोग्य सेनापति भी था, मीर कासिम योग्य सेनापति था। तो अंग्रेज उन्होंने अपना बना लिया था टेक्नोलॉजी, फिर भी वो सब 3000-4000 के आसपास टेक्नोलॉजी। अभी भारत की सेना लाठी डंडा भाला तलवार पे विश्वास कर रही थी। तोप नाम लोग के पास थी। अरे तोप और बंदूक का कारखाना लगाया था, लेकिन अभी लगाया था यार। लाया तो अपने आप और बाबर ही लेके आ गया था। एक कहाँ से अपने यहाँ तो बाबर ही लेके आ गया था। तो ला के लाया तो, लेकिन उसके बाद से है मुगल तोप और बंदूक पे काम कर रहे हैं। शासक के पास टाइम चाहिए ना तोप बंदूक और ये बनाने के लिए, मन उस पर वो बजट पे देने के लिए, कारीगर लाने के लिए। ये तो कोई हीरा के पीछे नाच रहा है तो कोई नचनिया के पीछे नाच रहा है। तो बाबर नई उम्र से एक मिर्जा ही तोप ला करके रख देते, सब क्या करेंगे? फोटो खिंचवाएंगे बस वहाँ पे खड़ा होके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कभी भारत में काम नहीं हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कभी काम नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है, अपना कल्चर की देखोगे तो है। नहीं, औरंगजेब के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद हो गया। बाहर हो गया। सबसे शानदार बंदूक का आविष्कार अकबर किया था, जो स्वयं यूज करता था। बताओ, शासक है और कितना बड़ा टेक्नोक्रेट भी था। एक ऐसा वो चक्की का निर्माण किया कि अभियान पे सेना जा रही है आगरा से, कहाँ पे मान लो जा रही है बीजापुर, और बैलगाड़ी में वो चक्की सेट थी कि बैलगाड़ी से चल रही है और अपने आप उस पहिया डगर रहा है और चक्की से आटा पीसा जा रहा है। इसका आविष्कार करने वाला कौन था? अकबर था। दरअसल मेन बात यह है ना कि अभी तुम लोग जो है संस्कृति नहीं पढ़े हो।
आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ा जाता है तब उसमें चीज़ें आती हैं। अकबर स्वयं उसका निर्माता था उस बैलगाड़ी का, कि बैलगाड़ी चल रही है, अपना एक काम कर रही है कि ऊपर जो है एक छत पे जो है उसके सामान लाद के चल रही है, और नीचे वाले फ्लोर पे उसी मेहनत से आटा की चक्की चल रही है। आटा की चक्की अपने आप नाच रही है, उसमें बस गेहूँ डालो, आटा बन रहा है। अभियान पे बीजापुर सेना पहुंचे तब तक जो गेहूं से आटा तैयार है, पका के खाओ। वो शासक थे, लेकिन वही अकबर है कि उसका बेटा मात्र एक नचनिया से प्रेम कर लिया, अनारकली से। तो जोधाबाई जब मनाने जाती है तो कहता है कि मैं एक नचनिया के पायजेब में भारत का तकदीर नहीं झोंक सकता। एक नाचने वाली के पायजेब में भारत का तकदीर कौन है? एक ही बचा है, दो तो मर गए हैं। आई इतना योग्य है कि नचनिया के पीछे पागल है, जबकि इतनी बड़ी बड़ी राजकुमारियों से शादी करा दी है इसका, फिर भी पागल कहाँ हो गया? अनारकली के पीछे। और लास्ट तक समझौता नहीं किया, विद्रोह किए, विद्रोह का दमन किया, युद्ध किया, लेकिन ये नहीं कि चलो पुत्र मोह में आके। क्या समझ रहे हो कि पुत्र मोह में अगर जो धृतराष्ट्र नहीं आए होते तो महाभारत होता है? तो मोह बहुत बड़ी चीज होती है। क्यों है? हाँ, सीता से क्या नहीं करवा देती है? मोह के चक्कर में, मोह के चक्कर में ही महाभारत हुआ। वही ना, महाभारत नहीं करना चाहिए। मोह के चक्कर में ही मान लो कि रावण मरा, सीता से इतना उसको आसक्ति आ गई ताकि मर गया। पृथ्वीराज चौहान भी उसी कदम। पृथ्वीराज चौहान को देखो, उस समय का इतिहासकार लिखते हैं कि वह योद्धा जो अपने मुक्का अर्थात जो है हाथ से मार के किला की दीवार को तोड़ देता था, आज जब तारायण का द्वितीय युद्ध लड़ने के लिए निकला तो सूर्य की किरणों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। मोह संयोगिता के साथ। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मोह के चक्कर में मत फंसो। मोह माया में फंसे तो फिर वही होगा। शादी ब्याह तो होना तय है, शादी ब्याह हो जाएगा, दूरी बना कर पता चले कि एक वहीं सीमित नहीं सर, वहीं सीमित रहे। चलो कहाँ तक थे? कहाँ गया? हाँ चलिए। प्लासी, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध किसके शासनकाल में हुए? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। इसी ने, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी ने इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1764 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 किसके किसके बीच हुआ था? इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और इन तीनों लोगों के साथ। अंग्रेजों में कौन आया था? क्लाइव नहीं, क्लाइव। क्लाइव नहीं, अच्छा आ गया था दोबारा। इसी ने इलाहाबाद की संधि 1765 इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच? क्लाइव और ये मुगल बादशाह है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किसके बीच हुई? क्लाइव एवं मुगल बादशाह के बीच हुई। और कौन सा था? सुना उधर था कि हाँ, ठीक था साहब। मुगल बादशाह में अभी तो वही तो है, ठीक है, लिखा तो है शाह आलम द्वितीय, इसी के शासनकाल में चल रहा है भाई। शासक बदलेगा, मैं हेडिंग बदल दूंगा। अर्थात शाह आलम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में इलाहाबाद की सन 1765 हुई। और हुआ क्या? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उनकी दीवानी मिल गई। ये तीन प्रांतों की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। दीवानी का मतलब क्या है? राजस्व। समझौता हुआ था।
हाँ संधि है, फरमान जारी किया। नहीं संधि। नहीं सर, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था ना कि मुगल बादशाह दिल्ली से वो लोग फरमान जारी करवा दिए कि बंगाल का जो रेवेन्यू है वो वहाँ के नवाब हम खुद को डिक्लेयर कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं, तो वही तो देती है ना, दीवानी का अधिकार यही है कि रेवेन्यू पे अधिकार अंग्रेजों का हो गया, और इसी रेवेन्यू से अंग्रेज दक्षिण भारत जीत लिए, धन यहाँ का, और जीता जा रहा है भारत। 3 जगह से बैलेंस करते थे, मद्रास से आर्टिलरी सपोर्ट मतलब हाँ, वेपन वगैरह, हाँ। और बॉम्बे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यहाँ से रेवेन्यू राजस्व। क्योंकि कंपनी से पैसा बंद देखो कौन कौन एरिया पा रहा है, बंगाल, बिहार और 3 प्रांत की का जो है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब ये है कि अब उसमें भी यही द्वैध शासन है। द्वैध शासन में ये होता है कि क्षेत्र एक लेकिन शासक 2। अब एक शासक जो भारत का जो है कठपुतली शासक, वो क्या देखेगा, फौजदारी मामला कि शांति और सुरक्षा व्यवस्था किसके पास रहेगा, बंगाल के नवाब के पास, और रेवेन्यू किसके पास रहेगा, अंग्रेज के पास। ये बताओ, शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिपाही चाहिए कि नहीं? वो सिपाही पेमेंट कहाँ से पाएगा जब अंग्रेज राजस्वही लेके चला गया? सर ये तो दिक्कत तभी से आ रही थी, इसी पे वो विरोध किया था, कुली खान था, उस पे विरोध किया था कि राजस्व दे नहीं रहे हैं लोग। कौन? अंग्रेज राजस्व नहीं दे रहे थे, जैसे फ्री राजस्व नहीं दे रहे थे। फ्री ट्रेड का वो मतलब फ्री ट्रेड का मतलब अलग चीज़ है। उसमें तो मान लो कि फ्री ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अधिक वहाँ पे दिक्कत नहीं आई। दिक्कत यहाँ आई जब हम उसको जो है राजस्व का ही मालिक बना दिए। अब राजनाथ सिंह को दिया गया है सुरक्षा का मामला, आज निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, अब वित्त मंत्री कहें कि हम पैसा देंगे ही नहीं, तो राजनाथ सिंह कहाँ से पेमेंट करेंगे बताओ? तो वही कंडीशन तो इन सब की थी। पूरा राजस्व की वसूली अंग्रेज कर रहा है। अब यहाँ बंगाल का जो नवाब है, बंगाल का नवाब जो मीर जाफर को बदमाश बना दिए थे सब अब बंगाल का नवाब से सिपाही पैसा मांगेंगे ना, भाई हमारा तनख्वाह रुका दीजिए, कहीं भाई हम कहाँ से दें जब वसूलिए नहीं हो रही। वसूली तो होके चली जा रही है दिल्ली, अंग्रेज लेके चले जा रहे हैं। हाँ, अब देखो अंग्रेजों का दिमाग। अंग्रेज जहाज लेकर अपने इंग्लैंड से निकलते थे, आपने पॉकेट में फूटी कौड़ी लेकर नहीं निकलते थे। फूटी कौड़ी जो होती है वो भी नहीं, 5 पैसा भी नहीं लेके निकलते थे, बस जहाज लेके निकल लिए, खाना वाना रख लिए। अब उस जहाज को लेके पहुंचते थे अफगान, वो क्या नाम है, अफ्रीका महाद्वीप। लंदन से डायरेक्ट से देखो सीधे अफ्रीका महाद्वीप पहुंचे हुए, किस रस्सी से? अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से जहाज लेके चले गए अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जानते हो कि बलिष्ठ जनजातियां होती हैं, वहाँ पे कुछ ठेकेदारों के तय किए रहते थे कि जनजातियों को पकड़ के रखो, और कोस्टल एरिया में पकड़ के रखते थे। ये जहाज पे उन जनजातियों को भरते थे। अभी भर लिए जनजातियों को, 2-4 रुपये इन सब को दे दिए ठेकेदारों को। अब उन सब को लेके भारत नहीं आते थे, उस जनजातियों को लेके सीधे चले जाते थे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में बागानी खेती होती थी। बागानी खेती, जैसे मान लो बागानी खेती में क्या आता है, चाय काफी इस तरह की जो है, हाँ कपास के हाँ कपास की खेती, ये सब खेती। राजा अमेरिका यार, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जो इस समय दुनिया का दादा बन के बैठा है, वहाँ लेके जाते थे, समझे? इन दासों को लेके पहुंचते थे अमेरिका लेके गए, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, बागानी खेती करते थे। उन लैंडलॉर्डों से ये इन सब को बेच देते थे। इन लैंडलॉर्ड से अफ्रीका के दासों को, जनजातीय बलिष्ठ दासों को बेच देते थे। अब मिल गया मुद्रा, ट्रेड का रूट देखो इनका, मुद्रा मिल गया, बिहार नहीं जाएंगे। अब वो पैसा लेके चले आएंगे इंडिया,
यहाँ से खरीदेंगे इंडिया से खरीदेंगे मसाला और वो मसाला लेके चले जाएंगे यूरोप, महंगा महंगा तो फ्रांस, इटली, जितने भी जर्मनी देश हैं वहाँ पे बेचेंगे, फिर वहाँ से बगल में ब्रिटेन चले जाएंगे। एक राउंड व्यापार कर लिए, 2 पीढ़ी के लिए हो गया। एक मर्केंटाइल पॉलिसी। तो ये है अंग्रेजों का व्यापार, ट्रेड का जो है दिमाग, घर से 1 रुपया लेके नहीं निकले। बात नहीं, जैसे पहले जो कंपनी को पैसा मिलता था इंडिया में ट्रेड के लिए, लेकिन जब वो बंगाल पे उसका आधिपत्य हो गया तो वहाँ से बंद हो गया था, वो सारे एक्सपेंसेस अपने बंगाल के राजस्व से ही करता था। वहीं से धन की निकासी जो दादा भाई नौरोजी वाली है वहीं से शुरू होता है। चलो वहाँ तक चाहेंगे भगवान तो पहुँच लेंगे हम लोग, हाँ? क्योंकि 40 पीरियड है तो हमें लगता है 10-15 को तो ख़त्म हो गया होगा। नहीं सर, 10-15 नहीं खत्म हुआ। यूपी 5 दिन अंदर क्लास चला था, 5 मान लीजिए अभी तो 3 इसके पहले जो पढ़ी वो औरंगजेब तब ना इतिहास का पीरियड खत्म हो गया तो क्या नाम है बाबर के साथ ही। चलिए, कलाई व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। इस संधि में क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार अंग्रेज पा गए। तो इसलिए ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, जब भारत आज़ाद होने लगेगा तब वो कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जब भारत कंटिन्यू गुलाम हो रहा है तब भी ये कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कितना बड़ा मूर्ख था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कैसे मिल गई? इलाहाबाद की संधि। ये संधि किसके बीच हुई? कलाई और शाह आलम द्वितीय के बीच। पहले ये बंगाल में ही ना आता था तीनों, ये तीनों बंगाल में ही ना आते थे। हाँ, लेकिन सेपरेटली कैसे थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हाँ, अरे उन्होंने तो बंगाल भाई बंगाल में ही आता था, लेकिन नाम तो अलग अलग थे। तीन सूबे थे ना। हाँ, अभी के नाम के तौर पे देखते हैं। सूबा होगा। अभी के नाम के तौर पे दर्शाया जा रहा है कि मानो कितना क्षेत्र में बंगाल फैला हुआ था। अब बंगाल का मतलब जो अपने पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा बांग्लादेश मान के चलो, कितना बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है अंग्रेजों को। पूरा बांग्लादेश, जिसमें आसाम वगैरह सब था। उसके बाद से जो भारत में बंगाल है वो, और फिर उड़ीसा और फिर बिहार, इतने बड़े क्षेत्र का रेवेन्यू। ये भी जानते हो कृषि के मामले में कितना रिच एरिया है बंगाल। आए थे कॉटन के लिए, सबसे फाइन कॉटन बांग्लादेश में हाँ। पाया जाता है। अरे बांग्लादेश की जो साड़ी बनती थी मलमल की, जो यूरोप में जाती थी, प्लिनी विलाप करता है, विलाप करते हुए लिखता है प्लिनी कि जो भारत का मलमल है जो बंगाल में पैदा होता है, उससे यूरोप की इज्जत खतरे में पड़ गई। कितना महीन मलमल होता था कि उसकी साड़ी, एक जो बांस की फोफी होती है उसमें उसकी साड़ी आ जाती है। उस साड़ी को पहन के, उस कपड़े को पहन के यूरोप की महिलाएं बाहर निकलती थी, तो उस पर वो लिख रहा है हम मुँह मांगा पैसा। और ये कहा जाता है, प्लिनी ही कहता है कि जो भारत के व्यापारी हैं यूरोप के दिल पे और बिस्तर दोनों पे राज करते थे, क्योंकि यहाँ से गरम मसाला लेके जाते थे और साथ में बढ़िया कपड़ा लेके जाते थे। अब जब महिला भी उसके ऊपर फिदा है तो नथुनी बाली जो भी है वो दे देती थी। अभी सब लेके, भारत वाले चालाक सब लेके चले जाते थे। ये प्राचीन काल का ट्रेड था भारत का। भारत ऐसे सोने की चिड़िया नहीं बना था कि इतने लूटे। उसके बाद से भी देखो, अभी इसके समय में भी इतना सोना बचा हुआ था। आखिर सारे ऊँट सवार सैनिकों को पैदल कर दिया, घुड़सवार सैनिकों को पैदल कर दिया, गधा खच्चर को पे लादा गया, तब जाके जो है कराहते हुए ऊँट और गधा खच्चर ये पहुँचे कहाँ? अफगानिस्तान, नादिर शाह के साथ। इतना लूट होने के बाद गजनवी लूटा, गोरी लूटा, कौन नहीं लूटा भारत को? अंग्रेज आके जो है दिमाग से लूटे। वो सोना चांदी तो दूर की बात है, वो कहे कि चलो जहाँ से सोना चांदी जनरेट होगा हम उसी को लूट लेते हैं। सोना चांदी जनरेट कहाँ होगा? जब किसान खेती करेगा, सरप्लस उत्पादन करेगा, बेचेगा, पैसा मिलेगा, और जो नथनी बनवाएगी। हाँ,
वो कहा नथुनी बनवाने ही नहीं देंगे, जितना सरप्लस हम सब ले लेंगे। तो खून ही चूस लिया वो। ये सब तो मान लो कि जितने लुटेरे आए, शक, हूण, कुषाण, गजनवी, गोरी जो आए तो मांस लूटे। अंग्रेज क्या लूटे? खून लूट लिए कि जब न खून रहेगा न मांस बनेगा। न तुम्हारे पास एक खाने से अधिक 1 किलो अनाज होगा, न तुम बेचोगी न हंसली बनवाओगी, खत्म। तो भारत को बहुत निर्मम तरीके से अंग्रेज लूटे। उन सब का तो लूट, मान लो मांस है, काट के लेके गए, फिर जो है मरहम पट्टी होगा, मांस बन जाएगा। अब खून की नसिए काट के चले गए सब, तो कहाँ से मांस बनेगा? मरोगे। चलिए अगला, कहाँ तक थे इसके? हाँ, 1765 से 1772। अगला पॉइंट 1765 से 1772। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ये ख़त्म हो जाएंगे सब आज ये ख़त्म हो जाएंगे सब। 1765 से 1772 यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। अब इसका राजा कौन हो गए? अंग्रेज। अंग्रेज के संरक्षण में कहाँ रह रहा है? इलाहाबाद में, मुगल बादशाह। 1765 से 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1788 ईस्वी में 1788 ईस्वी में नहीं 1788 ईस्वी में एक अमीर गुलाम कादिर ने इसकी दोनों आंखें निकाल ली। फेवरेट था क्या? जानते हो, लोकल इतिहास जब पढ़ोगे, ये बड़े इतिहास है, इसमें नहीं दर्शाया जाता है इन बादशाहों की आंखें क्यों निकाली जाती थी। नाक रहेगा ना देखेंगे। नहीं, बादशाहियत तो इनकी जाती नहीं थी। ये जो सब अमीर हैं जो आंखें निकाल रहे हैं, इन सब परिवार पे आंख डाल देते थे, इनके बहू बेटियों को देखना शुरू कर देते थे। तो इसलिए कह रुको तुम्हारे आंखें निकाल देते हैं। हाँ, ये है बात। इसलिए इन सब की आंख निकाली जाती है। चलो हाँ, 1788 ईस्वी में एक अमीर गुलाम कादिर ने इसकी दोनों आंख निकाल कर अंधा कर दिया। इसी के शासनकाल में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसी के शासनकाल में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। ये क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली में अंग्रेज़ों का जब अधिकार हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। कब अधिकार हुआ? तो 1803 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का 1803 ईस्वी में अधिकार हो गया। 1803 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। चलो अगला शासक अकबर द्वितीय।